लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले कौन कौन व्यक्ति थे? जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी और अटल बिहारी वाजपेयी। ये तीनों ही लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। ओके, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों ही आसीन हुए थे। बताइए दोस्तों, एक चोल वंश का जब मैंने कराया था तो वाजपेयी नामक एक यज्ञ होता था, वो किस लिए होता था? ठीक है, साउथ इंडियन का लेकर के हम जो पढ़ाए थे उसमें बताया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जो शुरू में 16 दिन प्रधानमंत्री बने थे, एक वोट रहने के कारण एक वोट से वो क्या हुआ था, उनका प्रधानमंत्री पद गिर गया था। ठीक है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह भी है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं या निर्वाचित होते हैं? देखिए, सेलेक्ट होते हैं ना कि इलेक्ट होते हैं। ठीक है, निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, निर्वाचित तो नहीं होते। ठीक है, निर्वाचित नहीं बल्कि नियुक्त होते भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है, इलेक्ट नहीं बल्कि सेलेक्ट होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री का पद संविधान द्वारा गठित है। ठीक है, संविधान द्वारा गठित है। भारत का प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा गठित है? संविधान द्वारा गठित है। भारत का प्रधानमंत्री पद किसके द्वारा गठित है? प्रधानमंत्री पद के द्वारा संविधान द्वारा गठित है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति यानी सेलेक्ट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा। प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाएगा। प्रधानमंत्री को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? राष्ट्रपति दिलवाता है। सामान्यतः प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं या राज्यसभा के सदस्य या लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं? देखिए, बहुमत दल के नेता कहना सही होगा। ठीक है, सी, सामान्यतः प्रधानमंत्री किसके होते हैं? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। सामान्यतः देखिए तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त होता है? तो अनेकों बार हो सकता है। ठीक है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री नियुक्त होता है? अनेकों बार। भारत में शक्तियाँ का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र कौन है? प्रधानमंत्री है। भारत में शक्तियों का उभरता केंद्र कौन सा है? प्रधानमंत्री है। कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा? तो प्रधानमंत्री करता है। लोकसभा का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग अब नाम बदल गया है, नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से इसका नाम चेंज कर दिया गया है।
ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदल करके रख दिया गया है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते किसके? संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य या राज्यसभा के सदस्य या संसद दोनों सदनों का सदस्य भी होगा। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। आमतौर पर प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। आमतौर पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा के सदस्य होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। यानी संघीय मंत्रिमंडल यानी मंत्रिमंडल का बैठक कौन करेगा? ये करता है प्रधानमंत्री। ठीक है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। संघीय मंत्रिमंडल का सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न नेता होता है। किसका? निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, उच्च सदन में बहुमत दल का या उच्च सदन में अल्पमत या निम्न सदन में अल्पमत नहीं भी होगा। निम्न सदन में बहुमत दल का नेता और संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है। निम्न सदन में बहुमत दल का जो नेता होता है वह चुना जाता है। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न नेता होता है। किसका? निम्न सदन का। संसदीय तंत्र में प्रधानमंत्री चुना जाता है निम्न सदन में बहुमत दल के नेता। संसदीय तंत्र में बहुमत दल के नेता चुने जाते हैं निम्न दल। वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न नेता होते किसके? निम्न सदन में बहुमत दल के नेता। संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है निम्न सदन में बहुमत दल का नेता। मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मंत्रिमंडल का तो प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिमंडल यानी संघीय की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल यानी संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा या सभापतित्व? प्रधानमंत्री। ठीक है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता या सभापतित्व कौन करता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? 75 में। प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति करता है या किस अनुच्छेद में वर्णित है? 75 में। राष्ट्रपति करेगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अनुच्छेद 75 में वर्णित है। ठीक है। अनुच्छेद 85 तो विघटन से संबंधित है लोकसभा का। अनुच्छेद 61 इम्पीचमेंट से संबंधित है। अनुच्छेद 70 किससे संबंधित है? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 17 का क्वेश्चन दोस्तों। तो 25 लोकसभा के सदस्य निश्चित है, तो प्रधानमंत्री को 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और 35 वर्ष उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के लिए। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री या लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं 18 का, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री क्या होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता। प्रधानमंत्री कौन बनता है? लोकसभा में बहुमत दल के नेता बनता है। यदि भारत का प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हो तो वो क्या होंगे? तो वे निम्न सदन में नहीं बोल सकते हैं। वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वोट नहीं दे सकेंगे। अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास की प्रस्ताव की स्थिति में वे अपने पक्ष में वोट नहीं कर सकते हैं। यदि प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का सदस्य है तो वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे।
अविश्वास के प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे अगर प्रधानमंत्री उच्च सदन का सदस्य है तब। भारत के प्रधानमंत्री का पद किसके द्वारा सृजित है? संविधान द्वारा सृजित है। भारत का प्रधानमंत्री पद सृजित है संविधान द्वारा आर्टिकल 75 के अंतर्गत में। भारत का प्रधानमंत्री सृजित है किसके अंतर्गत में? संविधान द्वारा। भारत का प्रधानमंत्री सृजित है किसके द्वारा? संविधान द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? जेनुअली सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं। जेनुअली क्या होते हैं? सत्ता दल के अध्यक्ष होते हैं जेनुअली। ठीक है, हमेशा सत्ता दल के अध्यक्ष नहीं बल्कि हम जेनुअली कह सकते हैं। ठीक है, सत्ता दल के अध्यक्ष हो सकते हैं। ठीक है, जेनुअली तौर पर, लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है, कौन सा वक्तव्य सही है? देखता हूँ कौन कौन सही है दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर के 23वां नंबर क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। हाँ, सही है। दोनों सदनों से अपने सदस्यों में से मंत्रियों का चयन कर सकता है। किसी भी सदन के लिए वे अपना मंत्रियों का चयन कर सकता है। ना केवल सदन बल्कि बाहर ही से भी अपने मंत्री बना सकता है, लेकिन कंडीशन है कि 6 महीने के अंदर उसे किसी सदन का सदस्य होना होगा। ठीक है, तो ए आंसर सही होगा। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए वह स्वतंत्र होता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, इस विषय में भारत का राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके मंत्रिमंडल के सहयोग चयन कर सकता है। नहीं, ये नहीं कर सकता है। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। नहीं, अपने मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन पूर्णतः स्वयं विवेक पर चयन करता है। नहीं, उसे सदस्य होना पड़ेगा। ठीक है, अपने मंत्रिमंडल के सहयोग का चयन करने के लिए सीमित शक्तियाँ रखता है क्योंकि वे स्वविवेक का प्रयोग शक्तियाँ भारत के राष्ट्रपति में निहित है। गलत है। किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो इंदिरा गांधी ने संभाला था। ठीक है, एक बार हट जाने के बाद ही दोबारा पद किसने संभाला था? इंदिरा गांधी ने 1980 में संभाला था। ठीक है, 1977 में हट गया था प्रधानमंत्री के पद से इंदिरा गांधी, जो कि 1980 में फिर से आए मोरारजी देसाई के बाद। ठीक है, मोरारजी देसाई के बाद। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य थी कौन कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री पद का शपथ ग्रहण करते समय श्रीमती इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। HD देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, और ये 1 साल 325 दिन के आसपास ये प्रधानमंत्री भी बने थे। ठीक है, और ये विधानसभा के सदस्य थे। ओके, HD देवगौड़ा। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य कौन था? तो विधानसभा का सदस्य HD देवगौड़ा था। प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था? HD देवगौड़ा था। प्रधानमंत्री पद का ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य कौन था? HD देवगौड़ा। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने का वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चौधरी चरण सिंह था। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही, ठीक है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किया ही नहीं, अब वो प्रधानमंत्री पद पर बन गया। वह व्यक्ति कौन था? तो चौधरी चरण सिंह था। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किया ही नहीं और वह प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाला पहला व्यक्ति बन गया। कौन? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री पद पर काम करने वाला कौन व्यक्ति बन गया? चौधरी चरण सिंह बन गया। ठीक है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा किसको? तो चंद्रशेखर को देना पड़ा, चौधरी चरण सिंह को देना पड़ा और HD देवगौड़ा को देना पड़ा, सभी को देना पड़ा था। ठीक है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण
अपना विश्वास मत किसे खोना पड़ा था? तो सभी को खोना पड़ा था। चौधरी चरण सिंह को, चंद्रशेखर को भी, एच.डी. देवगौड़ा को भी। कांग्रेस आई ने समर्थन वापस ले लिया था। कांग्रेस आई ने क्या किया था? समर्थन वापस लिए जाने के कारण चौधरी चरण सिंह को भी त्यागपत्र देना पड़ा, चंद्रशेखर को भी त्यागपत्र देना पड़ा और एच.डी. देवगौड़ा को भी त्यागपत्र देना पड़ा। एच.डी. देवगौड़ा को भी कांग्रेस आई ने समर्थन वापस ले लिया था। चौधरी चरण सिंह ने तो इसका कंडीशन है कि बिना विश्वास मत प्राप्त किए ही प्रधानमंत्री बन गया। बिना विश्वास मत प्राप्त किए ही चौधरी चरण सिंह क्या हुआ? प्रधानमंत्री बन गया। इंदिरा गांधी की दूसरी अवधि कितना से कितना थी? 1980 से 84 थी। ठीक है, जो अपने बॉडीगार्ड द्वारा मारी गई। ठीक है, कांग्रेस आई द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के त्यागपत्र देना पड़ा चंद्रशेखर को, एच.डी. देवगौड़ा को और चौधरी चरण सिंह को, तीनों को। ठीक है, इंदिरा गांधी की दूसरी अवधि 1980 से 84 रहा। 1980 से 84 रहा था। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात तो गुलजारी लाल नंदा ने पद ग्रहण किया था। जवाहरलाल नेहरू के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया था निधन के पश्चात? तो गुलजारी लाल नंदा ने। और शास्त्री जी की मृत्यु के बाद भी गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद का ग्रहण किया था। ठीक है, निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने नेहरू के मरने के बाद और शास्त्री के बाद, यानी 2 बार ये संभाल चुके कार्यभार प्रधानमंत्री के रूप में। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम बोला तो मोरारजी देसाई था। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था? तो मोरारजी देसाई को अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम त्यागपत्र देना पड़ा। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम बोल रहा है, यानी सबसे पहले किस प्रधानमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया और सामना किया तो अविश्वास प्रस्ताव का तो जवाहरलाल नेहरू बोल रहा है दोस्त होगा। ठीक है, लेकिन कह रहा है त्यागपत्र भी दे दिया तो मोरारजी देसाई था। ठीक है, और मोरारजी देसाई का अविश्वास प्रस्ताव दूसरी बार में सफल हुआ था 1978 में अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव मोरारजी देसाई ने सबसे पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिया अविश्वास प्रस्ताव के कारण। अविश्वास प्रस्ताव के कारण सबसे पहले अपना पद त्यागपत्र दे दिया किसने? तो मोरारजी देसाई ने। लेकिन सबसे पहले अगर यही बोलेगा अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया था तो 1962 में जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। ठीक है, लेकिन बोल रहा है सबसे पहले त्यागपत्र दे दिया तो मोरारजी देसाई होगा। ठीक है, किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने, जो संसद का सामना नहीं किया था। ठीक है, यानी कोई भी संसद का सामना नहीं किया था, इसका मतलब है संसद सदस्य नहीं था। अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना किसने नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने। अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना किसने नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने। अपने सांसद का सामना नहीं किया था किसने? चौधरी चरण सिंह ने। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान संसद का सामना नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने। संसद का सामना किसने नहीं किया था? चौधरी चरण सिंह ने। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया था। ठीक है, चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया था। प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा था? तो जवाहरलाल नेहरू 6130 दिन के आसपास रहे थे, जबकि इंदिरा गांधी 5900 के आसपास। ठीक है, सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जवाहरलाल नेहरू रहे प्रधानमंत्री पद पर। प्रधानमंत्री पद पर सबसे कम समय तक कौन रहे थे? अटल बिहारी वाजपेयी। सबसे कम समय तक कौन रहे थे प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी 16। किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था?
गुलजारीलाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। गुलजारीलाल नंदा ने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। एक बार जवाहरलाल मृत्यु के होने के बाद 1964 के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री के मृत्यु के बाद, ठीक है, 66 के आसपास। ओके, 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने वाले कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। एक बार जवाहरलाल नेहरू के बाद, एक बार लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद, ठीक है, 64 और 66 के आसपास। 64 में नेहरू के मरने के बाद और 66 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? गैर कांग्रेसी बोला, यानी कांग्रेसी जरा भी नहीं थे, तो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बोल रहा, ठीक है ना। गैर कांग्रेसी यानी कांग्रेसी प्रधानमंत्री नहीं बना था। इंदिरा मोरारजी देसाई था। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना? मोरारजी देसाई। 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 यही अगर बोलता कि पूर्णतः गैर कांग्रेसी कौन था तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन ये गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बोल रहा है तो मोरारजी देसाई। ओके, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? राजीव गांधी थे, जो 1991 में 1991 में लिट्टे आतंकवादी संगठन मानव बम द्वारा इसे उड़ा दिया गया। लिट्टे आतंकवादी द्वारा 1991 में मानव बम द्वारा उड़ा दिया गया। किसे? राजीव गांधी को। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। और यही पूर्णतः कहेगा गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री तो अटल बिहारी। प्रथम गैर कांग्रेसी बोल रहा है तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर ग्रहण करने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति तो मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई, ठीक है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो किनके विरुद्ध सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ 1962 में लाया गया था। ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रथम बार लाया गया था, प्रथम प्रधानमंत्री के बीच के खिलाफ, यानी जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बोल रहा है, ठीक है। तो प्रथम प्रधानमंत्री कौन? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाया गया था। लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जो पहली प्रधानमंत्री थी जो लोकसभा चुनाव में हारी, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री थी, यानी प्रधानमंत्री जो थी वो लोकसभा चुनाव में हार गई। कौन थी? इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री थी जो कि, ठीक है, और लोकसभा चुनाव में हार गई, वो कौन थी? सबसे पहला तो इंदिरा गांधी थी। प्रधानमंत्री रहते हुए लोकसभा के चुनाव हार गई सबसे पहले किसने? तो इंदिरा गांधी। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह था। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली है? अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चली। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर
सबसे अधिक समय तक बहस चली है किसके खिलाफ? अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस चली है? लंबी बहस, सबसे लंबी बहस चली है, ठीक है, सबसे लंबी बहस चली है अटल बिहारी वाजपेयी का। पहला कार्यकाल इनका 16 दिन था और दूसरा कार्यकाल 6 साल 54 दिन था, ठीक है, 6 साल 54 दिन था। ओके, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस हुई है? यानी विश्वास प्रस्ताव पर सबसे ज़्यादा बहस किसके समय हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। विश्वास प्रस्ताव के समय के बारे में, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके खिलाफ हुआ था बहस? अटल बिहारी वाजपेयी के। भारत का प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। क्या था कि वो संयुक्त अधिवेशन में भाग लिए, ठीक है, संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशन में भाग लिया था। यही एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री था जो संयुक्त अधिवेशनों में भाग लिया था। किस में? संयुक्त अधिवेशन में, संसद के संयुक्त अधिवेशन में भाग लेता था, यानी उपस्थिति दर्ज कराती थी जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के सभी संयुक्त अधिवेशनों में, किसमें? संसद के सभी संयुक्त अधिवेशनों में उपस्थिति दर्ज कराई थी। किसने? अटल बिहारी वाजपेयी ने। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही दे दिया त्यागपत्र। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह, दोनों। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया प्रधानमंत्री से कौन कौन? चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने का त्यागपत्र देने वाले कौन थे? तो बीपी सिंह थे, एचडी देवगौड़ा थे। देखिए, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र दे दिया अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह, लेकिन ये बोला विश्वास मत में हार हुआ, ठीक है, विश्वास मत प्राप्त करने में हार हुआ, तब प्रधानमंत्री पद से कौन दिया था? बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा था। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहा था एचडी देवगौड़ा और बीपी सिंह। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहा, लेकिन कह रहा है मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया अटल बिहारी वाजपेयी और चौधरी चरण सिंह ने। त्यागपत्र कब दिया? विश्वास मत प्राप्त करने से पहले, लेकिन हारा कौन? तो बीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, ठीक है। त्यागपत्र दे दिया कब? विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही, यानी जो विश्वास मत प्राप्त होना था उससे पहले ही त्यागपत्र दे दिया अटल बिहारी वाजपेयी या चौधरी चरण सिंह, जबकि हारा था कौन विश्वास मत प्राप्त करने में? एचडी देवगौड़ा, बीपी सिंह। संसदीय शासन प्रणाली वास्तविकता कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शासन कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे ज़्यादा कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय शासन प्रणाली में किसके पास शक्ति होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। संसदीय कार्य प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किस में होती है? प्रधानमंत्री में होती है। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किस में? प्रधानमंत्री में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है प्रधानमंत्री में। तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है किस में? प्रधानमंत्री में। तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है भारत के प्रधानमंत्री में। किस दल ने 2 वर्ष के समय में ही प्रधानमंत्री दिए थे? जनता पार्टी ने। किस दल ने 2 वर्ष के समय में ही 2 प्रधानमंत्री दिए थे? एक एचडी देवगौड़ा को दिया, एक चौधरी चरण सिंह को दिया था। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री जनता पार्टी ने दिया था। किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए थे? जनता पार्टी ने।
जनता पार्टी ने किया गुजराल था। ओके, HD देवगौड़ा या गुजराल या चौधरी चरण सिंह, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 वर्ष में 2 प्रधानमंत्री देने वाला कौन पार्टी था? जनता पार्टी। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष है? 25 वर्ष है। प्रधानमंत्री बनने की आयु न्यूनतम 25 वर्ष रखी गई है।